नमस्ते नमस्कार। दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश जोशी। और मैं डॉक्टर किरण गीते। हम दोनों आपका आज के इस सेशन में विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसका ब्रीद वाक्य है एक कदम वित्तीय आज़ादी की ओर की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर योगेश जोशी, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे दोस्त किरण गीते जी वो भी रेडियोलॉजिस्ट है। हम पिछले 8-9 सालों से शेयर मार्केट सीख रहे हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम एक्सपर्ट है शेयर मार्केट के, नहीं, हम तो स्टूडेंट्स है शेयर मार्केट के। क्योंकि मार्केट क्या है अल्टीमेटली? मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट इज सुप्रीम। वी आर स्टूडेंट्स एंड विल बी स्टूडेंट्स इन एंटायर लाइफ। तो इसी के साथ हम लोग शेयर मार्केट का अभी जो रिसेंटली हमारे जो रिस्पेक्टेड मिनिस्टर मैम है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो 2025 का बजट दिया है, उसके बाद लोगों के दिल में काफ़ी सारी आशंकाएं हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए या उससे जो संबंधित चीज़ें हैं, उनके लोगों के दिमाग में जो जो प्लान्स है, उस प्लान्स को लेके उनके दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो वो आशंकाओं का आपके निरसन करने मैं और डॉक्टर किरण गीते आ गए। तो किरण जी, क्या क्या सवाल है लोगों के दिमाग में, क्या लगता है आपको? अभी देखो, पिछले एक साल से काफी सारे सवाल, इलेक्शंस हो गए, तो उसके बाद पब्लिक को लगा था मार्केट और ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो मार्केट एक तो स्टेबल था, फिर नीचे करेक्शन होना शुरू हो गया। तो कैसा होता है जब बुल मार्केट होता है ना, तो सब अच्छा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सब अच्छा लगता है। तो असली टेस्ट जो होता है ना, वो होता है बेयर मार्केट में, जो अभी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कोविड के बाद जो लोगों ने मार्केट में एंट्री ली है, उन्होंने तो अभी तक बेयर मार्केट एक क्रैश देखा नहीं है। बिल्कुल। जो हम लोगों ने देखा है और सहा भी है 2020 का बल्ले बल्ले। तो अभी काफी सारे सेंटिमेंट्स निगेटिव भी है और काफी सारे लोगों के दिल में काफी सारे सवाल है। और हमारा ये तजुर्बा और ये हमारा ये अनुमान कहता है कि बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। इस मार्केट में भी। बिल्कुल। हाँ, तो ये काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी। वो तो हम फिलहाल करेंगे, लेकिन अभी तो लोगों के दिमाग में जो सवाल है, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, घर या कार लेना है या अच्छा है। एग्जैक्टली। पैसा तो मैंने जमा करके रखा है, थोड़ा लोन भी लेना है, घर के लिए प्लान करके रखा है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं घर लेता हूँ, कार लेता हूँ, या फिर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ और मार्केट अगर क्रैश कर देगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा करेंगे। वो भी है। और लोगों के पोर्टफोलियो अभी डीप रेड है, नीचे जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। तो मुझे लगता है शुरुआत तो हम लास्ट ईयर के लेक्चर से करेंगे। हाँ, लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है, 2024 के बजट के बाद हमने अपने एक सेशन किया था। यस। तो उस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो डिस्क्लेमर स्क्रीन पे है उससे सबको जाना है। ये बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। तो ये हमारी ओर से जो सावधानियां बरतनी है, जो हमको एक्सप्लेन करना है, वो चीजें इसमें सब डिटेल में दी हुई है। तो मैं डॉक्टर योगेश जोशी और किरण गीते आपका पिछले साल का जो उन्होंने एनालिसिस किया था उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिसेक्शन करेंगे। यस, रिव्यू करेंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे अच्छे से याद है, आपके 5-6 पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसमें से एक पॉइंट जो आपने बताया था वो वोलेटिलिटी के बारे में था। तो वोलेटिलिटी क्या होती है, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि वोलेटिलिटी मतलब एक फिक्स प्राइस या फिक्स लेवल के ऊपर 10-20-30% जाना या 10-20% नीचे आना छोटे टाइम में, जब ये चीजें होती है उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो वोलेटिलिटी किसी स्टॉक में भी हो सकती है, किसी इंडेक्स में भी हो सकती है। जैसे हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि आप सडनली खुश हो जाते हो, कभी एकदम दुखी हो जाते हो, और एक लेवल पे हम लोग चलते हैं। तो ये जो इमोशन है इसको भी हम वोलेटिलिटी बोल सकते हैं। तो आपने, मुझे याद है, आपने बताया था कि 2024 के बाद वोलेटिलिटी काफी रहेगा। 2024 में वोलेटिलिटी काफी रहेगा। तो आपको क्या लगा था? आपको किसी ने भविष्य वगैरह बता दिया था या आपने ज्योतिष न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ किया था? ज्योतिष न्यूमरोलॉजी तो हम लोग करते नहीं है सर। हम दोनों 7-8 साल से मार्केट में है। बिल्कुल। तो
काफी सारा सीख चुके हैं, मार्केट ने काफी सारा सिखाया, सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं सिखाया, जिंदगी के बारे में भी सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये एनालिसिस कैसे किया था, तो अभी कैसा है कि लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं 2024, इफ यू गो बैक, तो दैट वाज द ईयर ऑफ इलेक्शंस। एब्सोल्युटली। दुनिया में, पूरे जगह, पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों में इलेक्शंस थे। बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए ले लो, इंडिया ले लो, यूके ले लो, इजराइल ले लो, तो जापान ले लो, तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट वाज गोइंग टू वोट। ओके ओके। अभी क्या होता है ना, जब इतना इलेक्शन जब होता है ना, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कौन सा आने वाला है इसके ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर होती है। बिल्कुल है ना। तो अभी गवर्नमेंट कौन सा आएगा, डेमोक्रेटिक आएगा, रिपब्लिक आएगा, कम्युनिस्ट आएगा, बिल्कुल, या और दूसरा कुछ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कोई गवर्नमेंट पावर में आता है तो उनका पॉलिसी अलग अलग रहता है। पॉलिसी अगर डिफर होता है तो सेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जो मेजर डिसीजंस नहीं लेती, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या करने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता है और जैसे जैसे ये इलेक्शंस जो होते हैं वो अभी क्लोजली फॉट अगर रहते हैं, तो जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये अनुमान था कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। तो आपने जियोपॉलिटिकल इशू को पकड़ के ये चीजें पूरा बैकग्राउंड दिमाग में लेके आपने हाई वोलेटिलिटी का प्रेडिक्शन एक करके रखा। हाँ, तो उसमें अभी इजराइल गाजा वार हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके वजह से भी काफी सारा वो भी चल रहा था, उसी समय अभी भी चालू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजों से मेरा अनुमान था कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। और वैसा हुआ भी। इंडिया के बिल्कुल सही हुआ, और बहुत अच्छे विक्स भी काफी ज्यादा एक लेवल पे चल रहा था। और उसके इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन 3 और 4 जून, वो टाइम पे तो वोलेटिलिटी 20 के ऊपर 25 तक भी गया था। 25 तक गया था एक ही दिन में, बहुत बड़ा ऊपर से लेके नीचे तक आया था। तो ये वोलेटिलिटी की बात आपने तो एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, आपने इस वोलेटिलिटी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक स्लो डाउन चलेगा या क्रैश, उस समय तो आशंका ले रहे थे कि क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे पंडित, जो ज्ञान पंडित बताते हैं, जिनको हम किसी का नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन ये सारे लोग बता रहे थे कि बहुत बड़ा क्रैश होगा, क्रैश होगा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा मैं सरप्राइज भी हुआ था। मुझे थोड़ा ये भी लगा था कि किरण जी इन पंडित लोगों के अगेंस्ट जाके क्रैश को तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो बोल रहे थे ग्लोबल स्लो डाउन करेंगे। तो ये काफी आपका बोल्ड स्टेटमेंट था मेरे हिसाब से। आपने काफी बोल्ड एनालिसिस किया था। तो क्या क्या चीजों को आपने एनालाइज किया था, क्या क्या चीजें आपको बोल रही थी कि ग्लोबल स्लो डाउन है? एक हमको थोड़ा सा आप फिगर्स के साथ थोड़ा सा समझा के बताइए, है ना। देखिए, अभी अनुमान तो ये था कि लोग बोल रहे थे क्रैश होगा, क्रैश होना। क्रैश का साइंस भी तो दिखना चाहिए ना सर। एक तो मार्केट जो था थोड़ा ओवरबॉट था, या जिसको हम बोलते थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था कि वो इंडिकेट करके मार्केट क्रैश होगा। अच्छा। दूसरी बात, उसको सपोर्ट करने के लिए जो कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ थे वो अच्छे आ रहे थे। जीडीपी के जो आंकड़े आते हैं वो भी अच्छे आ रहे थे। अगर इंडिया के आप देखो तो अबाउट 6% ही आ रहे थे, 7%, 6%। जीडीपी को थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा? देखिए, जीडीपी हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो भी, अगर सिंपल लैंग्वेज है अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो जो भी चीजें आप सुबह उठने के बाद रात को सोने तक जो भी यूज करते हो, टूथब्रश से लेके हेयर ऑयल, शैम्पू, कंप्यूटर, जो भी है, जो भी आप यूज करते हो, उसका जो ट्रांजैक्शंस होता है वो प्रोडक्शन से लेके आपके यूज तक, तो उसका जो एक ट्रांजैक्शंस होता है, अगर उसको हम अगर रुपए में कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी बोलते हैं। हाँ, ग्रॉस, उसका एक फॉर्मूला है, वो तो यार बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको टेक्निकल डिटेल में हम लोग नहीं, हमको सिर्फ जाने वाले जीडीपी नहीं है। का क्या मतलब है वो दिमाग में है कि सवेरे से उठ के शाम तक हम लोग जो सारा खर्चा करते हैं, हाँ, वो जो ये जो सारी चीजें होती है, तो वो जीडीपी के अंडर हमको एग्जैक्टली। तो कंपनी का अर्निंग्स भी अच्छा आ रहे थे, लोगों का कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा था। तो सिर्फ मुझे एक बात तो नोटिस की थी मैंने कि जो पब्लिक का जो कंजम्पशन था, जो चीजें यूज कर रहे थे, वो धीरे धीरे उनका टेम्पो कम हो रहा था। ओके, है ना। तो पिछले 2 साल जितना मात्रा में वो कंज्यूम कर रहे थे, तो मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात, यूएस मार्केट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था,
तो उधर अगर आप देखें तो ब्रॉडली वो सेंटिमेंट्स डाउन ही थे। सिर्फ जो टेक स्टॉक्स है उसके वजह से यूएस का जो, वो तो मैं सरप्राइज हुआ, यूएस को तो मैं काफी जीडीपी मतलब मेरा एनालिसिस था वो काफी कम रहेगा, लेकिन जो टेक स्टॉक्स है एप्पल, एनवीडिया, मेटा, तो ये जो स्टॉक्स है उन्होंने वो यूएस मार्केट को ऊपर खींच लिया। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक को लेके पूरा निफ्टी चलता है, लेकिन यूएस में यही लिमिटेड स्टॉक जो मार्केट को ऊपर ब्रॉड बेस नहीं था, इंडिया का जैसा ब्रॉड बेस था। काफी सारे कंपनीज अच्छी कर रही थी, यूएस में ऐसा नहीं था। ये टेक स्टॉक्स ने यूएस मार्केट को ऊपर खींच लिया, टेक स्टॉक जो आईटी वाले। तो हम लोग तो वैसे खुश है कि स्लो डाउन, क्रैश तो नहीं हुआ लेकिन स्लो डाउन हुआ, अच्छा है ना। तो अभी अगर देखोगे आप तो लास्ट क्वार्टर जो अपना है ना, सितंबर से लेके दिसंबर तक का 2024 का, तो वो काफी कम आया, 5.3% ही आया था, कम आया अपना। तो वो भी मतलब विंडिकेट हो गया हमारा जो अनुमान था कि ग्लोबल स्लो डाउन तो हुआ है ऐसा। तो उसमें चाइना का भी स्लो डाउन हमने, चाइना का तो था ही। चाइना का देखिए प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमी बहुत बड़ा है लेकिन उसका पॉपुलेशन जो है ना वो अभी श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है उसका मतलब ये है कि बूढ़े लोग ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। जो डेमोग्राफी वो ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले लोग जो है वो उम्र में ज्यादा वाले लोगों का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू यंग पीपल। तो यंग जो जनरेशन या पॉपुलेशन होती है उनका कंजम्पशन बूढ़े लोगों से ज्यादा ही रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अनुमान था, और ऊपर से वो सैंक्शंस ले लो, जो यूएस ने जो सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए थे, चाइना के ऊपर डाले थे, तो वो भी एक रीजन है। अच्छा, तो वही सारी चीजें हमने यूएस में जैसे देखा 2.8% था, यूरोप में 1.1 to 0.8, और इंडिया, लेकिन उस हिसाब से तो इंडिया ने काफी अच्छा किया। इंडिया देखो सर इमर्जिंग मार्केट है, अभी आप कभी भी कंपेयर करोगे, अगर जो डेवलप कंट्रीज है अगर वो जितना बढ़ती है तो उसके ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इमर्जिंग मार्केट बढ़ता है। सही बात है, ऐसा ही बात है। तो हमने ये तो देख लिया, आपका दो चीजें हमने देख ली। पहले तो आपने जो बताया था वोलेटिलिटी, ग्लोबल स्लो डाउन, उसके बाद मुझे याद है आपने कमोडिटी में एकदम अचूक आपने अंदाज लगाया था, जिसमें आपने बोला था कि पहले हाफ में गोल्ड बढ़ेगा और उसके बाद में कंसोलिडेट करेगा। तो उसका जो चार्ट है मेरे पास में, जो 4 मार्च 24 का चार्ट देख रहा हूँ, जब हमने लेक्चर लिया था उस समय गोल्ड वाज 63, और ये 6 महीने, मतलब वहां से 6 महीने कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर तक जो चार्ट दिखा रहा है, अक्टूबर में ये 78 तक, तो आपने एकदम अचूक इस चीज को एनालाइज किया था। अभी देखो गोल्ड जो है ना, इट इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और दूसरी बात ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब ज्यादा होती है ना तब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। बिल्कुल, वो तो है, जीरो होना नहीं है, उसमें तो पैसा सेफ है। यहाँ पे मार्केट रिस्क है तो चलो कोई सेफ चीज में डालते हैं, तो सब इधर से निकाल के गोल्ड में डाल देते हैं। अभी लेकिन एक बात तो थोड़ा सा अलग तरीके से हुई थी कि मार्केट भी बढ़ रहा था और गोल्ड भी बढ़ रहा था। हाँ, ये रिसेंट टाइम में, पिछले 2-3 महीने 2024 में। 2024 तो ऐसा जनरली नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन था कि मार्केट भी बढ़ रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो गोल्ड बढ़ा क्यों था, तो अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी। क्यों थी, तो इलेक्शंस जो हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट आने वाला है, यूएस में कौन सा गवर्नमेंट आने वाला है, रशिया यूक्रेन का वॉर ले लो, इजराइल गजा का वॉर ले लो, अगर ये एस्केलेट होता है, इफ यू रियली गो आउट ऑफ हैंड्स, यू नो न्यूक्लियर वेपन अगर इसमें आ जाता है तो काफी सारे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अनुमान लगाया था कि इंडिया का जून में तो इलेक्शन हो जाएगा, यूएस का नवंबर में, सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। तो मेरा ये अनुमान था कि तब तक 6 महीना ये गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म होगा, तो वो कंसोलिडेट हो जाएगा, लोगों को दिशा मिल जाएगी कि अभी हमको हमारा पैसा गोल्ड से निकाल के काट डाला, क्योंकि उन्होंने हेज करके रखा है ना गोल्ड में, तो वहां से निकाल के वो ज्यादा, गोल्ड एक लिमिटेड प्रॉफिट है, आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक में ही जाना पड़ता है, इंडेक्स में जाना पड़ता है। देखिए ये काफी गलत फिल्में है सर गोल्ड के बारे में, मतलब है ना, अभी जो लोगों ने इक्विटी में लॉस लिया है वो तो यार गोल्ड के बारे में ही बोलेंगे, गोल्ड अच्छा है, गोल्ड अच्छा है। हिस्टोरिकली गोल्ड का यूज है, इट इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो वो आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। अदरवाइज अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो वो इक्विटी एक बेटर ऑप्शन है, एनी टाइम इट बिल्ड्स गोल्ड इन द लॉन्ग टर्म। तो अभी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का अच्छा अमाउंट हो तो कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए
उसका शॉकअप का काम ये बोर्ड कर शॉक एब्सॉर्बिंग, एग्जैक्टली दैट इज द राइट वर्ड। ज्यादा है ना, ऐसा रेड नहीं दिखता है पोर्टफोलियो, हाँ, क्योंकि ये पकड़ के रखता है ग्रीनरी ऊपर लेके, Yes, हरियाली हरियाली बनाए रखता है आपके पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा ओएसिस जैसा, यू नो, डेजर्ट में ओएसिस वैसा वो गोल्ड पकड़ के रखता है। उसके बाद हमने ऑटो के बारे में भी बात किया था, तो ऑटो में भी आपने गोल्ड की तरह स्टेटमेंट दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पहले हाफ में वो कंसोलिडेट करेगा, पिक बाय फर्स्ट हाफ, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर बर्नआउट हो जाएगा। yes. और उसकी वजह से आपको काफी डिस्काउंट मिल सकता है। इस तरह का हमने एक डिस्कशन किया था, आपने अनुमान लगाया था, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके लिए मैंने वो जो चार्ट है जिसमें सेल्स है, ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक का सेल्स है, वो 2018 से लेकर 23-24 तक मैंने आपके सामने रखा है, तो बताइए क्या। देखिए सर, अभी ये जो पैसेंजर व्हीकल्स अगर हम देखते हैं, इसका टोटल देख सकते हैं, ग्रैंड टोटल 2020 के बाद, कोविड के बाद है ना, तो 21 में तो कितना 17 लाख नहीं, मेरे ख्याल से पैसेंजर व्हीकल देख लेते हैं। पैसेंजर व्हीकल जो है 2021-22 में 30 या 31 लाख के करीब बेचे गए थे। 30 लाख 2022-23 में 40 लाख। तो ये जो ग्रोथ था ना, ये 30% था, बहुत ज्यादा। 30 से 39 मतलब ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ होगा। 30% ग्रोथ। तो उसके बाद 23-24 में हुआ था 38 से लेके 42 लाख। तो अब ये ग्रोथ हो गया सिर्फ 10%। 30% से 10% मतलब काफी कम हो गया, काफी कम हुआ। तो सर कोविड के बाद क्या हुआ, बिंज बाइंग था। अब किसी को आप अगर 7 दिन भूखा रखते हो और 8वें दिन उसके सामने खाना रखते हो, तो कैसे खाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसका कैपेसिटी 3 हो 4 रोटी खा जाएगा, 5 रोटी खा जाएगा। अभी 2 साल तो पूरा लॉकडाउन था। हाँ, वो तो तरस गए थे लोग सब चीजों के लिए। तो काफी लोगों के प्लानिंग होते हैं, मेरे को ये साल गाड़ी लेनी है, ये साल कार लेनी है, कुछ खरीदना है। तो जब इकोनॉमी ओपन हुई तो लोग टूट पड़े तो गाड़ी का सेल भी बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल में ये जो कैपेसिटी था ना बाय करने, वो पूरा एब्सॉर्ब हो गया। तो जितना जिनको लेना था सबने ले लिया। एग्जैक्टली। हाँ, तो आगे नए जो बायर थे वो काफी कम बचे, नए जो क्रिएट हुए बायर वो काफी कम बचे। उसकी वजह से अगले साल 10% में अपना काम तमाम हो गया। और दूसरी बात सर ये था कि कंपनी, मुझे पता नहीं, कंपनी जो है ऑटो कंपनीज, वो शायद एनालिसिस करने में थोड़ा कम पड़ गई। अच्छा। उन्होंने काफी सारे इन्वेंटरी बना ली थी। अच्छा। तो उनका अनुमान था कि ये बढ़ा ही रहेगा। तो इन्वेंटरी जब ज्यादा होती है तो उनको निकालनी होती है, निकालनी होती है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे कंपनियां चूक गई अपनी इन्वेंटरी की वजह से, इसलिए उनको सब रेडी करने के लिए या उनको क्लियरेंस के लिए करना ही पड़ा, तो डिस्काउंट तो देना ही था। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो हमें आशा है अगर जिन लोगों ने अगर हमारी बात सुनी होगी, अगर उस समय तो उन्होंने डिस्काउंट मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिला हो तो यार हम लोग को सब्सक्राइब दे दो, एक अच्छा लाइक दे दो। हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल। ये तो अभी नई शुरुआत है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं जब मार्केट सीख रहा था, तो मार्केट सीखते सीखते जैसे मैंने अपना क्लास कर लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार मुझे क्लास में समझ में आ गया शेयर मार्केट क्या होता है, अच्छी प्राइस क्या होती है, कहाँ बाय करना है, थोड़ा बहुत इंडेक्स देखने, निफ्टी वर्ड का मीनिंग मुझे पता चल गया। तो देख के ना मेरे ऐसी छाती ऐसी शेयर की जैसे सामने आ जाती थी। और फ्लो में स्टार्ट में मैंने काफी जैसे सीख लिया ना, बढ़िया पोजीशन लेना चालू कर दिया, और जैसे एक्सपेक्टेड था काफी लंबे लॉसेस स्टार्ट में ले लिए। उसके बाद बहुत मुंह के बल गिरा जिसको बोलना होता है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, हमको अच्छे से करना। फिर मैं ना टेक्निकल एनालिसिस, कुछ दोस्त थे जिनको थोड़ा बहुत आता था, उनसे जान के थोड़ा एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस करना चालू कर दिया। उसके लिए अलग से कोर्सेज किए, सारी चीजें आपने भी की मेरे साथ, मुझे याद है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि अभी तो ये मार्केट मेरा है, इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। 2-4 छोटे मोटे ट्रेड में प्रॉफिट लेने के बाद मुझे अच्छे से याद है बहुत मुक्के खाई थे मैंने, बहुत लॉस हो। उसके बाद 4-6 महीने तो मार्केट से थोड़ा सा दूरी था, दर्द हो रहा था ना काफी। उसके बाद मुझे लगा कि फंडामेंटल, हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर रहेगा और उसमें अगर ट्रेड करेंगे ना, तो क्या मजा, लेकिन मेरा लॉस हो जाए। क्या लगता है आपको इस थॉट प्रोसेस में? मेरे ख्याल से सब लोग जो नए होंगे ना, वो इस तरह से शायद जाते होंगे। उसके बाद टेक्निकल की काफी चीजें सीखी, फंडामेंटल की सीखी, लेकिन उसके बाद भी समझ में आया कि अच्छा स्टॉक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी अगर आप मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर भी काम करने वाला कोई तो होगा।
कोई तो ऐसी चीज होगी जो टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, सबके ऊपर काम कर रही है। और बाद में जब मैंने कोविड का क्राइस देखा, उस समय मेरा एंटेना एकदम रेज हो गया। हम लोग साथ में थे, हम लोग काफी डिस्कशन कर रहे थे कि उस समय मेरे मन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि सुपर थिंग, सबसे ऊपर थिंग है वो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? करेंगे देखिए सर, कैसा है, अगर मार्केट में आप हो तो लॉसेस आपको लेने पड़ते हैं। विदाउट लॉसेस तो कोई सीखता नहीं है। आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप 3-4 बार गिरते हो, बिल्कुल, तो उसके बाद भी 2 तरह की सोच है। देखो सर, एक तो गिरने के बाद आप साइकिल चलाना छोड़ देते हो, नहीं यार ये तो साइकिल खराब है, तो ये कुछ काम की नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और दूसरे तरफ होते हैं कि नहीं यार मेरी गलती है, मैं साइकिल ठीक से चला नहीं रहा हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही बात है। तो कैसा है, मार्केट में लॉसेस लेने वालों की सोच भी इसी तरह होती है। जो लॉसेस लेते हैं तो मार्केट को गाली देते हैं और बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे ऐसे होते हैं जो उससे सीखते हैं। हमने दूसरा पैदा चुना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने उससे सीखा, बिल्कुल आगे बढ़े। और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बिल्कुल, जो पॉलिटिक्स सीखा है, टेक्निकल सीखा है, फंडामेंटल सीखा है, लेकिन फिर भी आगे जाके काफी सारी नई चीजें सामने आ सकती है। लेकिन एक बात तो है कि हम लोग इम्प्रूव होते गए, है ना, हर स्टेप पे हमने एक्सेप्ट करते गए। अपने पिछले 3 साल से हमारे लॉसेस तो 90% कम हो गए, काफी कम, प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ गए 3-4 सालों से। तो मतलब पोर्टफोलियो एक अच्छी तरह से बिल्डअप कर सके। तो ये होता है यार अभी तो इन शॉर्ट में ये समराइज करने बोलूंगा कि जिसको टेक्निक मार्केट करना है तो उसको सिर्फ टेक्निकल सीख के फायदा नहीं, उसको फंडामेंटल आना चाहिए। उसको फंडामेंटल, अभी इस समय मार्केट में इतने सारे स्टॉक है जो फंडामेंटली एकदम ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिनका गिरना में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ग्लोबल चीजें सपोर्टिंग नहीं तो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, सर एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप सोशल मीडिया का यूज देख लो, पब्लिक का एवरेज स्क्रीन टाइम 3 घंटा रोज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट्सएप ले लो, इंस्टा ले लो, कोई भी लो। 1 घंटा फाइनेंस के लिए नहीं दे सकते सर? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये जरूरी हो गया। अगर अभी फाइनेंस ही है ना, सिर्फ कॉमर्स वाले की बात नहीं रही है, सबके लिए रही है। सबके लिए है। अपना पैसे का जो जिम्मेदारी हमें खुद उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वैसे आप मेरे दोस्त थे, लेकिन फिर भी दोस्तों में खींचा खींचा नहीं। यहाँ पे डॉलर का थोड़ा आपका एनालिसिस लास्ट टाइम काफी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली डॉलर आपने बताया था कि डिप्रिशिएट होगा, लेकिन वो डिप्रिशिएट तो नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, अभी इसका जो रीजन है, मैंने एनालिसिस जो किया था तो उसका बेस ये था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन डाल दिए थे। बिल्कुल। इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब ये होता है कि इसके आगे रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता या कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। उन्होंने अपना एक करेंसी क्रिएट किया। तो अभी इनिशियली तो ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बाकी जो देश है तो वो भी थोड़े अलर्ट हो गए। बोला आज ये रशिया के साथ हुआ है, कल ये अपने साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। जैसे इंडिया ने रशिया से जो ऑयल लिया वो रुपीज में ट्रेड करना चालू कर दिया है। चाइना युआन में कर रहा था। मात्रा बहुत बड़ी नहीं है ये ट्रेड की, एक्सेप्ट मतलब डॉलर को छोड़ के, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी थी, नया ऑप्शन मिल रहा था। तो इसलिए मुझे लगा था कि ये जो हो गई कि डी डॉलराइजेशन की जो शुरुआत है वो शायद आगे बढ़ेगी और डॉलर डिप्रिशिएट होगा। लेकिन फिर भी सर, अगर आप देखते हो अगेंस्ट गोल्ड जो है 28% बढ़ा, डॉलर बढ़ा 6%। हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल 100% एक्सेप्ट। डॉलर बढ़ा, लेकिन इन कंपैरिजन टू गोल्ड वो डिप्रिशिएट ही हुआ। तो एक आपने जो आधा मार्क दे दो, आधा मार्क करके, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा देंगे मार्क, आधा की क्या, हम लोग तो बड़े दिल वाले। कोई बात नहीं। हम 5 में से 4.5, 6 में से 5.5 करेक्ट आ गए तो हो गए, नहीं 6 के 6 हो ही गए।